कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है और कई सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं ईपीएफओ में उस पर बात करने के लिए हमारे साथ है ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर प्रभाकरन बानासुरे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपसे मैं यही समझना चाहूंगा कि जो एक बहुत बड़ी कटौती हुई है 40 बेसिस पॉइंट की और इसको लेके काफी चर्चा है कि पिछले 40 सालों बाद इतनी दरें जो है वो कम की गई है, तो क्या ऐसी मजबूरियां रही कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? ये देखिए, ब्याज दर में जो कटौती हुई है, एक समय ऐसा था कि हम ब्याज दर ज़्यादा भी दे रहे थे। एक समय ऐसा था जब शुरू में 3% से हमारा ब्याज दर देना चालू हो गया था, 12% तक हम वहाँ चले गए थे। अभी कुछ कारणवश जो है भी मार्केट की पोजीशन है या और भी चीज़ें हैं, इस वजह से थोड़ा थोड़ा डाउन तो होने। अभी इस समय जो हमने 8.10 जो हमने किया है, रीजन्स ये है कि इस समय में भी प्रॉफिट अच्छा हुआ है और 76,000 करोड़ का हमके इस समय में प्रॉफिट गेन हुआ है। लेकिन क्या हो गया कि इस समय में एयर इंडिया जो हमारी है कंपनी गवर्नमेंट की, वो टाटा को दी गई है और उसके अंदर में हमारे 10,000 करोड़ हमारा इन्वेस्ट हुआ था, वो रिटर्न आ गया और उसको हमको 10 to 11% हमको डिविडेंड उसमें मिलता था, उसमें कटौती हो गई है। दूसरी बात, कुछ कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट था जिसके अंदर में 9 to 10% का हमें वहाँ डिविडेंड इंटरेस्ट आ रहा था, वो मैच्योर्ड हो गई। वो मैच्योर्ड होने के पास में हमारे पास में उतना पैसा आ गया, वो डंप हो गया, वो इन्वेस्ट किए लेकिन उसके अंदर में ब्याज दर कम मिल लगी। तीसरा कि कुछ जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट थे, वो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट सरेंडर करने में आए। अब सरेंडर करने में आए कि उसका जो एम्प्लॉयज़ का जो मेंबर्स थे उसके पैसा देना, ये तो सब वो ईपीएफ पर बर्डन आ गया। इस वजह से 4-5 चीज़ें की वजह से इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.10 करने में आया। लेकिन कोशिश ये रहेंगी कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम जो है इसको कंटिन्यू रखें, इसमें बढ़ोतरी देने की कोशिश करेंगे। ऐसी सभी हमारे जो आईएमसी डिवीजन है इन्वेस्ट वाला, वो हम इसमें कोशिश ये रहेगा कि 8.10 से ज़्यादा देने की हम नेक्स्ट आप सर भरोसा दे रहे कि अगली बार जो है ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी अगले वित्त वर्ष के लिए। एक चीज़ और आपसे मैं समझना चाहता हूँ, एक और जो अनक्लेम अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, उसको लेकर चर्चा की जा रही थी कि वहाँ से कुछ पूंजी ट्रांसफ़र होगी और जो पेंशन के अंदर है बढ़ोतरी की जा सकती है, तो वो कहाँ प्रोग्रेस है और अनक्लेम अमाउंट की कितनी राशि है? हाँ, अनक्लेम अमाउंट बहुत हमारे पास में है। इस समय ये सोच रहे थे कि इसमें से कुछ अमाउंट जो हमारे EPS 95 के पेंशनर्स हैं, जो सुपर एज में आ रहे हैं, जैसे कि 75-80 ईयर्स वाले हैं, उनके पेंशन्स में 1,000 रुपीज़ हम बढ़ोतरी इन्हेंस करें, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आ गया है, तो इसीलिए अभी नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी होने वाली है उसके अंदर में इसका डिस्कस करके हम सोचेंगे कि इसमें से कुछ अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट उसके अंदर में सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड है, वो सीनियर सिटीजन वेलफेयर के अंतर्गत EPS 95 के जो पेंशनर्स है 71 लैक्स, तो उनको उसमें बेनिफिट देने की हम कोशिश इसके अंदर में रहेंगे। अनक्लेम अमाउंट की राशि कितनी है? अनक्लेम अमाउंट की राशि हमारी 49,000 करोड़ के करीब अमाउंट उसके राशि है। एक चीज़ और सर, जो हर जो ईपीएफ से जुड़ा हुआ कर्मचारी है उसके जानना चाहता है कि जब आप जॉब चेंज करते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हो, तो जो पहले वाली कंपनी का आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफ़र कराने में काफ़ी दिक्कत आती है और यहाँ पे बात भी की गई थी कि इसको ईज़ किया जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों को इसमें कठिनाई आती है। वहाँ पर कितना आप आगे बढ़ गए हैं और क्या ऐसा हो सकता है कि ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र हो जाए? हाँ, अभी प्रोसेस तो हमारी वैसी चल रही कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए, क्लब होना चाहिए करके। और अभी पहले अकाउंट नंबर दिए जाते थे, अभी यूएन नंबर दे रहे हैं। अब यूएन नंबर की वजह से वो बहुत, ये सिस्टम बहुत ही अच्छा ईजी हो गया है कि ऑटोमेटिक होगा। यदि किसी का नहीं होता है तो ईपीएफओ के साइट पे जाके वहाँ दोनों अपने जो यूएन नंबर है क्लब करके अपने कंपनी में उसको ज्वाइन करा सकते हैं। बहुत ईजी है और ये बहुत ज़रूरी है। ये आप यदि नहीं कर रहे तो जो आपको अपर सुपर एन्यूएशन में आपको पेंशन में और प्रोविडेंट फंड मिलने में आपको तकलीफ हो जाएगी। इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आपका क्लब करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो पुरानी कंपनी है उसका नई कंपनी में आते ही क्लब कर देना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक प्रक्रिया शुरू हो गई है, अगर किसी का नहीं हो रहा है तो वेबसाइट पे जाकर उसको किया जा सकता है। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। हाँ, और इसके साथ मैं एक और बात जोड़ूंगा कि ई नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे ख्याल में ऐसा आया है कि बहुत से जो एम्प्लॉयज़ मेंबर्स हमारे हैं वो नॉमिनेशन दे नहीं पाते उसके अंदर में, और इस वजह से उनके आफ्टर डेथ या कुछ हो सुपर एनुअल के बाद में वो अमाउंट किसको देना है, इसका एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए हमने इससे भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने भी ई नॉमिनेशन हमने शुरू किया है,
और बहुत सिंपल है कि उसके अंदर में जाके आप वेबसाइट में जाके अपना नॉमिनेशन कौन दिया क्या दिया, आधार कार्ड नंबर आप डाल के उसमें प्रोविडेंट फंड में भी आप दे सकते हैं और पेंशन के इसमें भी आप अपना ई नॉमिनेशन, लेकिन ई नॉमिनेशन बहुत ज़रूरी है अभी देना। सर, जिस तरह से हमने देखा कि ब्याज दरों में कटौती हुई और बार बार चर्चा होती है कि इक्विटी के अंदर जो निवेश आप करते हैं उसको बढ़ाया जाए, तो अभी 15% तक सीलिंग है, तो क्या हम देखें कि इसमें ये जो इक्विटी के अंदर निवेश है वो बढ़ते हुए दिखेगा आने वाले वक्त में, और कहाँ तक अपर लिमिट जा सकती है? हाँ, अभी तो 15% है, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर में इसको और बढ़ाने की हम चेष्टा करेंगे। और सभी जो FIC के मेंबर्स हमारे वो भी यही चाहते हैं कि इसको 25% तक लेके जाना चाहिए, जिसकी वजह से आने वाले समय में कि अभी सभी गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ के अंदर में, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उसका ब्याज दर कम आ रहा है। एक ही ऐसा एक इक्विटी जो है वो हमें ज़्यादा रिटर्न्स हमें अच्छा देने वाला। अभी लास्ट ईयर हमको एक इक्विटी से 13.91 इतना परसेंट के हिसाब से हमको रिटर्न्स वहाँ से आया है। तो यही देखते हुए आगे चल के यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बढ़ाना है तो इक्विटी में निवेश बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। यानी आप कह रहे हैं कि 25% तक आप निवेश कर सकते हैं, तो जो ब्याज दर मिलती है हाँ, उसमें भी सब्सक्राइबर्स को फायदा हो सकता है। ठीक है। इसमें अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री से ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के रिकमेंड करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजना पड़ेगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको और लेबर मिनिस्ट्री को अप्रूवल दे देगी, ये हो सकता है। तो ये प्रस्ताव है सर 25%? हाँ, अभी आने वाले मीटिंग में हमने उसका प्रस्ताव रख रहे हैं। ऐसे 2 बार डिस्कस हुआ है, अभी इस पर प्रस्ताव हम रखने जा रहे हैं। सर, एक और चीज़, जिस तरह से अभी 8.1% कर दिया गया है, तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वित्त मंत्रालय इसको मंजूरी दे देगा, क्योंकि आखिरी कड़ी अब वहीं पर ही अटकी हुई है? नहीं, इस समय तो वित्त मंत्रालय उसको परमिशन तो दे ही देगा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि सिचुएशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। इस हिसाब से जो 8.1 हुआ है वो ठीक है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती जी निर्मला सीतारमण ने भी ये कहा कि ये रियलिटी है, 8.1 जो दी है वो रियलिटी है, उसमें कोई और बाकी के जो स्कीम्स है, जो बाकी के बैंकों का दर है या और वो तो 8.1 से भी बहुत कम है, 6.5 है, कोई 7 है, लेकिन 8 के करीब कोई नहीं। इसीलिए हमारा जो 8.1 EPF ने दिया है वो बहुत ही अच्छा रेट मेरे ख्याल से है। सर, हाल के हमने देखा पिछले 1 साल में ऐसे कई सारे जो घोटालों के मामले सामने आए, जहां पर मुंबई के कांदिवली में, पंजाब के अंदर वगैरह, जिससे में बड़ी अमाउंट की जो राशि है वो EPFO के जो अकाउंट से है वो स्वाइफन ऑफ कर दी गई। तो इन पे कैसे लगाम लगाया जा सकता है, इसमें कैसे और जो भरोसा बढ़े उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का भरोसा, क्योंकि जीवन भर की पूंजी होती है, आप वहाँ डालते हो और फिर पता चलता है इतने करोड़ का घोटाला हो गया। हाँ, इसमें भी दो कांदिवली का जो केस है वो भी CBI को दिए है और 9 स्टाफ और कुछ ऑफिसर्स मिला के वो भी सस्पेंड हुए थे। 2 मेरे ख्याल से भी CBI ने अरेस्ट भी किया है। चंडीगढ़ वाला मामला है वो भी CBI इंक्वायरी कर रही है, इसके CBI की इंक्वायरी हो रही है। उसके उपलक्ष्य में ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि अंडर दो CBI की इंक्वायरी में है। और ये घोटाला अभी कम हो इसलिए हमारी कोशिश ये चल रही है कि इसमें सिस्टम के अंदर में कुछ सुधार हो। जैसे हमारा IT डिवीज़न है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर में कुछ लूप होल्स है वो निकाल के विदाउट करप्शन है, विदाउट फ्रॉड हमारी सिस्टम रहे, ऐसा हम वहाँ अभी कोशिश हमारे ऐसे पोर्टल या एप्लीकेशंस हम डालेंगे कि जिसकी वजह से ये घोटाले कम हो रहे हो। तो डबल अकाउंटिंग की भी जो बात चल रही है, क्या उसमें कितनी प्रोग्रेस है और वो भी क्या घोटालों को कम करने में मददगार साबित होगा? हाँ, डबल एंट्री सिस्टम से ये तो सही है कि घोटाले कम हो जाएंगे। और CAG जो हमारी ऑडिट कंपनी है गवर्नमेंट की, उसने भी कहा है कि डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट करो। CBT ने इसको भी रिकरेज भी कर दिया, FIC ने भी कर दिया है, और इंडियन चार्टर अकाउंट इंस्टीट्यूट जो है गवर्नमेंट, उसने भी अपने कुछ गाइडलाइंस हमको दिए। उस हिसाब से डबल एंट्री सिस्टम अभी नेक्स्ट ईयर से शायद हो जाएगी। डबल एंट्री सिस्टम अभी जाने का कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 122 रीजन का ऑफिसेस है, वहाँ सभी जगह ये एक साथ हो जाए ये, और ये बड़ा स्टाफ है और 7 करोड़ हमारे मेंबर्स है और 71 लाख पेंशनर्स है। इनका सब देखते हुए थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम इसको डबल एंट्री सिस्टम लागू हो जाएगी। सर, इसके अलावा जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहे हैं, तो क्या क्या इनोवेशन जो आप हैं अपने ओवरऑल IT फ्रंट पे कर रहे हैं, जिससे जो 7 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं उनको और ज़्यादा लाभ हो सके? हाँ, अभी IT सिस्टम में हमारा जो है सर्वेयर्स जो है उसके कैपेसिटी बढ़ाने के चल रहे हैं, और नए एप्लीकेशंस हम देंगे उसके अंदर में। और इसके लिए एक सब कमेटी बनी हुई है और उसके अंदर में टेक्निकल पर्सनस है, वो अभी उसकी मीटिंग चल रही है
और जल्द से जल्द उनका रिपोर्ट आने पर वैसे हम इसके अंदर में आईटी डिवीज़न के अंदर सब चेंजेस करेंगे। जो एप्लीकेशंस है या जो सर्वेयर है, सर्वेयर की बैंडविड्थ बढ़ाना है या फिर MPLS देना है उसके अंदर से, और कई जगह ये कॉपर वायर है तो उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज करके इसमें सभी जो आईटी डिवीजन है पक्का ऐसा करने का चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल होगा सर, क्या अब क्योंकि बाकी सब इंस्ट्रूमेंट के मुकाबले अभी भी थोड़ी बहुत जो आप लोग हैं ब्याज दर ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन तो उसमें कुछ ज़्यादा अंशदान देना चाहे उसको लेके और क्या विकल्प हो सकता है? हाँ, उसके लिए भी विकल्प से एक देखो, पेंशन एक एडॉक पेंशन रिफॉर्म्स के लिए एक पेंशन कमेटी बनी थी, उसमें अभी 7-8 मीटिंग उसकी हो चुकी है और हर मेंबर ने अपना ये सजेशंस अपने दिए हुए। अब ये सभी सजेशंस देने के बाद में ऐसा ख्याल में आ रहा है कि जो एम्प्लॉय हमारे मेंबर्स हैं वो चाहता है कि मुझे हायर पेंशन मिलना चाहिए, इनहेंस होना चाहिए। तो ये जी कोई चाहता है कि मुझे आफ्टर सुपरएनुशन 10,000 रुपीज़ मुझे पेंशन मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस देख के उसका वो अमाउंट कंट्रीब्यूशन फिक्स किया जाएगा। और ये प्रोसेस अभी चल रही है इस पर। और फिर कई टास्क फोर्स और एक्सपर्ट कमेटी बनी हुई है, एक्सपर्ट कमेटी विद इन ए मंथ अपना रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर मतलब आप कह रहे हैं कि 12.5% से ज़्यादा भी अंशदान दिया जा सकेगा? दे सकेगा। कोई 12% चाहता है, कोई 15%, 20% चाहता है तो अपना अंशदान दे सकेगा, क्योंकि उसको आफ्टर सुपरएनुशन ज़्यादा पेंशन चाहिए हायर, तो उसके हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकेगा वो। और उसके लिए सर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको ब्याज इतना ही मिलेगा जो सबको मिलता है, या हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सभी का वही रहेगा उसके अंदर में, जो कॉमन तो रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।